Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel Civil BSc. Do not forget to subscribe and press the bell icon. So this video you will gonna have best for those class 10, class 11 and class 12 student, because this is about their future. I mean ये काउंसलिंग का वीडियो होगा, इसमें मैं बहुत चीज़ें बताने जा रहा हूँ पोस्ट 12, पोस्ट 10 एंड स्पेशल वन दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, और कुछ चीज़ात मैं बताने जा रहा हूँ. सो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट स्किप द वीडियो, वॉच फुल. सो starting my presentation, first here is first slide showing your clearly shown on your screen, that is your result declared. आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है. व्हाट नेक्स्ट, आपको अगला क्या करना है. और एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा, डू यू हैव एनी प्लान अबाउट योर स्ट्रीम आफ्टर 10th और हैव एनी प्लान आफ्टर 12. क्या आप लोगों ने कभी प्लान किया है कि 10th के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, 12th के बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ. अगर आपने इसके बारे में सोचा है तो ठीक, वरना मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, शायद वहाँ से आप लोगों को कुछ आइडिया आ जाए, और आप लोगों के लिए ये भी मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे. सो आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर स्ट्रेस में चले जाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम या स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्टडी. अगर आप सही तरीके से सही ढंग से पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्हें पढ़ाई करने के बाद फेल हुआ है. तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई करें, और विथ रेस्पेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों का करियर जो है धीरे धीरे आप लोगों को डेवलप होता जाएगा, और करियर जो है अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा. और अभी से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल पे आप लोगों को अभी स्टडी करना है. तो इंशाल्लाह होप दिस वीडियो विल शो यू गाइड यू अबाउट योर करियर. तो यहाँ पे ये तो मैंने कहा, जो स्ट्रेस जो आम बच्चे लेते हैं वो एक बड़ा चीज़ नहीं है, उसे इग्नोर करें. सो यहाँ पे मैंने 3 एनिमेशन वीडियो रखे हैं, पिक्चर रखे हैं. तो इसमें पहला आपका मैन इन एक बच्चा है एक स्कूल यूनिफॉर्म में, सेकंड यहाँ पे एक टाइम है, थर्ड यहाँ पे एक स्टडी टेबल पे वहाँ पे आप बैठे हुए हैं. मान लो ये लड़का आप है, ये टाइम आपका है और ये आप स्टडी टेबल पे बैठे. आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आपका टाइम जो है एक बहुत आपका कीमती वक्त है, और आपका स्टडी टेबल जो है आप लोगों के लिए होना, आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी टेबल बट स्टडी टाइम, उसके बारे में कह रहा हूँ, ये आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपस में इंटर रिलेटेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो आप लोग क्या करें, एक साथ टाइम टेबल बनाए. टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं, मान लो मैं कह रहा हूँ आपके एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को पता लगे कि हाँ भाई इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मेरा ये काम है, इस टाइम पे मेरा ये काम है. तो डेली आप प्रैक्टिस करोगे, उसी टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करोगे. मान लो शाम के 8 बजे आपने पढ़ाई स्टार्ट किया, तो आपको डेली उसी शाम के 8 बजे पे पढ़ाई स्टार्ट करने हैं, बाकी चीज़ा जो है छोड़ के, और धीरे धीरे हैबिट होके आपका सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है. तो वहाँ पे एक बार बैठने के बाद आपका बहुत ही आसान हो जाता है फॉलो करना. तो ये आप लोगों को खुद करने अपने कोशिश करना है. कोई कहते हैं ना कि मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो सीरियस नहीं है अबाउट द इशू उसके बारे में, और वो पढ़ने में उतना दिलचस्पी इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो सीरियस नहीं लेता है पढ़ाई को. तो आप लोगों को अगर सीरियस होना है, सही से पढ़ना है, तो एक अच्छा अपना टाइम के लिए, स्टडी के लिए एक अच्छा टाइम आपको निकालना बहुत ज़रूरी है. सो क्लास 10 के स्टूडेंट को क्या करना है, आप यहाँ पे देखें, जो आफ्टर 10th क्लास है, थिंग्स टू बी नोट, ये चीज़ें जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ. आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा अपना कोशिश कर रखना, अपना यानी पूरा कंसंट्रेट रखना कि ये कह क्या रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. फर्स्ट तो सबसे पहले मैं इस कोर्स सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ. ये जो कोर्स सब्जेक्ट है आपके लिए, ये जो है हर स्ट्रीम में आपका कोर्स सब्जेक्ट होते हैं. जैसे कि क्लास मान लो मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों ने लिया, मेडिकल प्लस में लिया, तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. ये चीज़ा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंजीनियरिंग के लिए भी आगे बहुत काम आते हैं. इसके बाद और एक आता है खाली मेडिकल लेते हैं, उन स्ट्रीम के लिए मान लो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है. यानी ये जो चीज़ कुछ सब्जेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है.
और ये क्योंकि ये पोस्ट 12 जो है आपको बहुत काम आने वाले हैं। और ये 10th और 12 में जितना आप पढ़ाई करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। 12 के बाद आपका जो एंट्रेंस आ जाता है उसमें आपको काम आते हैं, और आप रिवीजन करते हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा, और आपको एक बूस्ट मिल जाते हैं वो रिवीजन, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी 11th और 12 में अच्छे से पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट हेजिटेट टू बाय स्टडी मटेरियल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्होंने ऑलमोस्ट 2 ईयर यानी निकाल लेते हैं, यानी 11th और 12 निकाल लेते हैं बिना किसी सब्जेक्ट खरीद के, खुद अपने पैसे से, अपने पैसे मतलब यानी खुद को एक किताब वगैरह ख़रीदे वो 10th और 11th और 12 दोनों पास कर लेते हैं। यानी ये उनके लिए एक बहुत ही यानी गलत, उनका एक गलत रवैया है, क्योंकि ये जो है ना मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिना किताब ख़रीदे आप यानी उतना सक्सेस नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए वो चीज़ जो है घर में पढ़ने के लिए जो स्टडी मटेरियल जो है मिलते नहीं है, तो पढ़ने का मूड भी नहीं बनते हैं। जब आपके पास किताब नहीं है तो किताब यानी पढ़ाई का मूड भी नहीं रहते हैं, तो आपका टाइम खामखा दूसरे चीज़ों में बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, जब भी आप किसी ऐसे स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक के आप लोग ख़रीदें, यानी उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते वो, तो आप आज के दौर में बच्चे 500-600 ऐसे ही ख़त्म कर लेते हैं यानी बेकार की चीज़ों में। तो याद रखना, डू नॉट हेजिटेट टू बाय स्टडी मटेरियल। इसके बाद अवॉइड सोशल मीडिया। आज बहुत सारे बच्चे जो है सोशल मीडिया एडिक्ट जो है आप लोगों के लिए टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं है। इसलिए मेरा कहना मानो, एक टाइम रखो, मान लो कुछ 1 आवर या शाम को या सुबह या, ठीक है, तो ऐसे एक टाइम रखो जिसमें आपको सोशल मीडिया चलाए। ठीक है, सोशल मीडिया ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा हूँ टोटली बंद करो, लेकिन ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्यों करते हैं? देखो, एक बच्चा ऐसा होता है जो पहले यूट्यूब पे रहते हैं, फिर वहाँ ख़त्म होने के बाद इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, फिर वहाँ ख़त्म होने के बाद फेसबुक पे आ जाते हैं, फिर स्नैपचैट पे आ जाते हैं, फिर टेलीग्राम पे आ जाते हैं। तो इस तरह तकरीबन 4-5 घंटे ऐसे ही गंवा देते हैं। और याद रखना, ये जो 10th 11th 12 ये जो आपका पीरियड है, ये एडोलेसेंस स्टेज कहा जाता है, बहुत ही ये यानी रिस्क है इस स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो है सही रास्ते पे भी जा सकते हैं और गलत रास्ते भी भटक सकते हैं। तो इसलिए अवॉइड दिस अननेसेसरी थिंग्स। और एक है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बिकॉज एवरी एंट्रेंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 12 के बाद आप लोग जो भी एंट्रेंस दोगे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पहले क्या होता था, आज तो शायद आप लोगों के लिए शायद होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास में, यानी स्कूल में पढ़ाते होंगे टीचर, लेकिन हमारे वक्त में क्या था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे लेस कंसंट्रेट था और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें यानी पोस्ट 12 में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। जितना हो सके आपके जो एनसीईआरटी किताब के जो हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको उसका सोल्यूशन तो इजीली मिलेगा। आपको अगर टीचर ने नहीं दिया तो नेट पे इजीली आपको मिलते हैं। तो मोर कंसंट्रेट ऑन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्चुअल स्टडी पढ़ना होगा। यानी मान लो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके बारे में पढ़ने के लिए आपको पूरा कंसेप्चुअल स्टडी करना है। तो अगर आप लोगों को सही समझ आ गया वो उस लॉ के बारे में, तो उसके ऊपर जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो वो न्यूमेरिकल आपको इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसी तरह हर टॉपिक को कंसेप्चुअलाइज्ड स्टडी करना है, यानी ऐसे रट्टा नहीं लगाना है। मान लो ऐसे जो कुछ डेफिनेशन आ जाते हैं, उस डेफिनेशन को आप रट्टा लगा रहे हो, तो बाद में आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ आइडिया ही नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले कंसेप्ट पूरा पढ़ो क्लियरली। अगर आपको क्लास में कंसेप्ट स्टडी यानी कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हुआ, तो आपके लिए यहाँ पे साइड से एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप बेस्ट चैनल जो आ जाते हैं, जैसे कि बायजूस, जैसे कि वेदांतु, जैसे कि डियर सर, और भी बहुत सारे, यानी मिस्टर ब्रेन, ऐसा कुछ है, बहुत सारे चैनल मैंने देखे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन यानी ऑन डिजिटल बोर्ड पे वो लोग पढ़ाते हैं। यानी ये बहुत ही आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोगों को कंसेप्चुअल स्टडी क्लास में क्लियर नहीं हुआ तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। मज़ याद रखना, जो क्लास 11th और 12 स्टूडेंट है, ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ना छोड़े, इस पर बहुत ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है।
तो इसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ऑप्शन आफ्टर 12, यानी 12 के बाद आपको क्या करना है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो 12 के बाद आपका एक साइंस स्ट्रीम आ जाता है, एक आपका कॉमर्स स्ट्रीम आ जाता है और एक आर्ट्स स्ट्रीम आ जाते हैं, और भी बहुत सारे 12th बेस पे एग्जाम्स आ जाते हैं। लाइक एसएससी का CHSL आ जाते हैं, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स आ जाते हैं, वो भी आप यानी 12 के बाद दे सकते हैं। और भी आपने स्टेट लेवल पे भी एग्जाम्स आ जाते हैं। और यहाँ पे ये याद रखना, साइंस से आपका इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आपका मेडिकल में जा सकते हैं, मेडिकल कोर्स कर सकते हैं जैसे कि MBBS, BDS, BBSc, वेटरनरी साइंस और बम्स यूनान मेडिकल आपका वो भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक जिसको कहा जाता है। और आप इसी साइंस को लेके BSc में भी चला जा सकते हैं, वहाँ पे ऑनर्स कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप PhD कर सकते हैं। और PhD यानी हर किसी फील्ड में आप लोगों को, इंजीनियरिंग से भी आप PhD कर सकते हैं। लाइक इसका अलग ब्रांच होते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आपका IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग आ जाते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रीम से रेस्पेक्टिव स्ट्रीम में आफ्टर ग्रेजुएशन यू हैव ऑप्शन फॉर बोथ PG कोर्स एंड PhD। तो इसके बाद आपका कॉमर्स आ जाते हैं, कॉमर्स से आप जा सकते हैं, LLB कर सकते हैं, BA LLB, आपका दूसरे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में आप अपना कोर्स कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आपको कॉमर्स में भी है। तो इसके बाद आर्ट्स वाले हैं, जो आर्ट्स से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, BA MA कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, UPSC और दूसरे लेवल के एग्ज़ाम्स आप स्टेट लेवल बहुत दे सकते हैं और नेशनल लेवल भी दे सकते हैं। और भी आपको अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर सकते हैं, और ऑनर्स करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की पोस्ट पर भी जा सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। ये जो कुछ चीज़ें थे जो आप लोगों को 12 के बाद आ जाते हैं। तो इस सारे चीज़ों में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो हम उसके लिए भी जाएंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन सा एग्ज़ाम है। सबसे पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आप 12 के बाद देते हैं, जैसे कि JEE मेंस, एडवांस, JK CET और अदर्स एग्ज़ाम है। ये JEE मेंस और एडवांस जो है ये एक ही एग्ज़ाम है जो नेशनल लेवल होते हैं, यानी JEE मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप JEE एडवांस देते हैं, और JEE मेंस से आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, यानी दूसरे अदर देन IIT। और JEE एडवांस में आप मेंस क्वालिफाई करने के बाद एडवांस देते हैं। उस एग्ज़ाम में अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो आप IIT में इंजीनियरिंग या दूसरे कोर्स कर सकते हैं। JK CET आपका स्टेट लेवल जम्मू एंड कश्मीर का वो एग्ज़ाम है, और दूसरे भी और सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम भी होते हैं। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाओगे, मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद और नीट आ जाते हैं आपका मेडिकल के लिए, एम्स आ जाते हैं मेडिकल, और आपका जिपमर आ जाते हैं। ये सारे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मेडिकल वालों के, यानी जिसका शौक़ है MBBS और BDS के लिए। और वो था आपका खाली इंजीनियरिंग और दूसरे इंटीग्रेटेड कोर्स रिलेटेड IT कोर्स, यानी टेक्निकल कोर्स का सारा है, ठीक है। इसके बाद आपका NDA कोर्स आ जाते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। आपको उसमें भी NDA फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं। उसमें भी आपका यानी ग्राउंड इंजीनियर यानी नेवी में जा सकते हैं, आपका हवाई यानी एयरफोर्स में भी जा सकते हैं, और ग्राउंड मिलिट्री उसमें भी जा सकते हैं NDA के थ्रू। बहुत बड़ा रैंक मिलता है NDA से। अगर आप इंडियन आर्मी यानी उसी में ज्वाइन करोगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो वो भी आप वहाँ से NDA के एग्ज़ाम से जा सकते हैं। इन सारों का जो फॉर्म होते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो एग्ज़ाम्स के लिए निकलते हैं, वो तकरीबन दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, अप टू मार्च अप्रैल वहाँ तक हो जाते हैं। और एक बात इसमें आपका एक पॉजिटिव थिंग से, रिसेंटली यानी पिछले 2020 से, उससे पहले नहीं था, ये जो JEE मेंस एग्ज़ाम है वो साल में 4 बार अब होते हैं। अभी अप्रैल का जो ऑलरेडी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, और अभी भी नया जो अप्रैल में जो होने वाला है एक एग्ज़ाम, उसका लास्ट डेट जो है 4 तक है। और अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो अभी 4 अप्रैल तक भर सकते हैं ये JEE मेंस एडवांस का एग्ज़ाम। इसके बाद और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि BHU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, SCOST का। इन सारे एग्ज़ाम से भी आप जा सकते हैं दूसरे कोर्स करने के लिए। टेक्निकल बहुत इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, और मेडिकल भी के लिए भी जा सकते हैं, और आपका दूसरे ऑनर्स के लिए या रेस्पेक्टिव एकेडमिक लाइन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि BSc आर्ट्स, LLB,
BCA, बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सिकॉस्ट का आपका एक ऑप्शन है, इस सिकॉस्ट से आप वेटरनरी कोर्स का एग्ज़ाम भी देख सकते हैं, यानी BVSC जिसको हम कहा जाते हैं, बैचलर वेटरनरी साइंस का, उसमें भी आप जा सकते हैं। या सिकॉस्ट में आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं बीटेक, बाकी दूसरे हॉर्टिकल्चर का कर सकते हैं, सेरिकल्चर, अच्छा फिशरीज भी कर सकते हैं BSc सिकॉस्ट से। और भी बहुत सारे कोर्स जो है आपको इसमें भी आ जाते हैं। और दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं जो दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम है, शायद उसमें भी आप लोगों का एलिजिबल अगर हो, लेकिन आपको ये जो चीज़ आती है वो काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करके आप आगे अपना कोर्स कर सकते हैं। तो ये था कुछ आइडिया अबाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम पोस्ट 12, आपका क्या क्या एग्ज़ाम्स आते हैं और कैसे इनमें जाना होता है, तो मैंने ये भी कहा। और MBBS और BDS के बाद आप लोगों के लिए ये इन सारों के लिए अभी एग्ज़ाम जो है नीट नेशनल लेवल सारों के लिए एक देता है। उससे पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर का JK CET होता था, अभी वो नहीं है, अभी इसके लिए पूरा नीट एग्ज़ाम देना है, उसमें क्वालिफाई करके MBBS और BDS रेस्पेक्टिव एडमिशन कॉलेज में एडमिशन आपको मिलता है। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, ये बहुत सालों से चलते आ रहे हैं और इसमें अराउंड 5000 स्टूडेंट शायद सेलेक्ट करते हैं मेरिट बेस पे, यानी 12 में जिसका जितना परसेंटेज होगा और उसके हिसाब से वो यानी मेरिट लिस्ट बनाते हैं वो लोग। तो उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका काउंसलिंग यानी हो जाते हैं, अपना कॉलेज रेस्पेक्टिव मिल जाते हैं। एडमिशन के दौरान यानी जो या उनका फॉर्म निकलते हैं उसमें आपको भरना होता है कि कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं और अपना रेस्पेक्टिव जो आपका जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है वो कोर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक बच्चा है जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, और उस इंजीनियरिंग में वो करना चाहता है, मान लो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता है, सिविल इंजीनियरिंग भी वो कर सकते हैं, वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे कॉलेज चूज़ करने का वो भी ऑप्शन आता है। मान लो मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं इसी कोर्स को करना चाहता हूँ, तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका रैंक अच्छा हुआ तो वो आपको डेफिनेटली जो आपने चूज़ किया वही मिलते हैं। अगर आपका मेरिट लिस्ट थोड़ा कम आ जाते हैं तो आपसे जो नया जो आपसे ऊपर जो स्टूडेंट है रैंक में, वो आपका ये कॉलेज यानी उसको मिल जाते हैं, तो आपको उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, दूसरा कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉलेज ना मिलना ऐसी कोई बात नहीं है, कॉलेज सबको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप शर्त ये कि 5000 रैंक में आपको आना चाहिए, टॉप 5000 में, तो इसमें जो एडमिशन हो जाते हैं यहाँ से एडमिशन का बेस्ड ऑन 12% जो मैंने अभी कहा आप लोगों के लिए, और मेरिट लिस्ट जो वो लोग निकालते हैं आप फॉर्म भरने के बाद, वो उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाते हैं। सारा यूजी प्रोग्राम इसमें अवेलेबल होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल और एकेडमिक, वो सारा कोर्स होते हैं। लाइक BSc नर्सिंग भी आपको इसमें आ जाते हैं। एकेडमिक्स का ऑनर्स करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं या BA करना चाहते हैं, वो भी आपको इसमें आ जाते हैं। LLB करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आ जाते हैं। इंजीनियरिंग का सारा ब्रांच आ जाते हैं। और इसमें सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसमें अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, यानी पार्टिसिपेशन लाइक, और इसमें एक्सेप्ट IIT और NITs और IIITs जो है ये यहाँ पे हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रेंस बेस पे जाते हैं। एंट्रेंस देने के बाद जो मैंने पहले कहा JEE मेंस एडवांस, उसके हिसाब से इन कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम से आप लोगों को खाली अदर देन दिस इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट भी होते हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको आ जाते हैं। इसके बाद इसमें आपको एक प्लस पॉइंट है, ट्यूशन फी गवर्नमेंट की तरफ से दे देते हैं, और आपको 1 लाख अप टू 1 लाख आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, जो आपका ट्यूशन फी हॉस्टल फी और आपका दूसरा आपका पर्सनल यूज़ के लिए भी वो होते हैं, यानी हॉस्टल फी लगाओ और आपने कुछ अपने लिए बचे वो आपने खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अप टू 1 लाख अपना पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, और ये शायद इंस्टॉलमेंट के हिसाब से दे देते हैं। इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, यानी फॉर्म तो तकरीबन मई में निकल जाता है, अप्रैल मई में आप देखते रहना। और LSF जो लद्दाख साइंस फाउंडेशन जो है, जिसका मेंबर यानी फाउंडर जो है सेरिंग ताशी, जो हम लद्दाख से, और वो आपका जूनियर साइंटिस्ट है वहाँ पे इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने कहा लद्दाख साइंस फाउंडेशन, वो हर साल इसके बारे में
अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं। सो कीप इन टच विद देम, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये भी। शायद ये आप लोगों के लिए अगर मान लो आपका आप JEE मेंस एडवांस दे के आप मान लो उधर जाना चाहते हैं IIT में, तो आप अगर उसमें अगर नहीं आए तो वहाँ से हिम्मत नहीं हारिए, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे जो JNK में खुद स्टेट में रह के आपका एडमिशन यानी MBBS या BDS लेना चाहते हैं, अगर वहाँ पे मान लो सीट नहीं मिला इन केस, तो आपका ये भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपका मेरिट लिस्ट अच्छा है तो, यानी मेरिट लिस्ट में कह रहा हूँ आपका 12 में परसेंटेज अच्छा है, तो आप लोगों को लिए ये ऑप्शन भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो these are some information which I have collected for you people। शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश भी किया। तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जो कभी कभी मैं टाइम मिलने पर कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो बना लेता हूँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इससे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्पिंग हैंड एज ए हेल्पिंग हैंड मुझे सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि ये सभी के लिए है। और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।